दोहा सातवां। आगे बढ़ने से पहले एक प्रसिद्ध कवि वृद्ध का दोहा फिर से पढ़ लेते हैं। आप देख रहे हैं ना कि इस दोहे में कुछ खास बात कही गई है। इसमें कुछ करने पर बल दिया गया है। क्या करने पर? जी हाँ, अभ्यास करने पर। यह अभ्यास क्या होता है जानते हैं? कहाँ कहाँ आपने यह शब्द पढ़ा या सुना है? यदि किसी सभ्यता रियाज सब कुछ याद आया। हाँ, संगीत में, खेल में। आपको पता होगा कि संगीत सीखने वाले ही नहीं बल्कि संगीत में बड़े बड़े पंडित और उत्साह भी रोजगार रियाज करते हैं। रियाज का अर्थ अभ्यास ही होता है। आपने बड़े संगीतज्ञों का साक्षात्कार या भेंटवार्ता इंटरव्यू सुना या पढ़ा होगा। वे बताते हैं कि वे दिन में 10 से 12 घंटे तक रियाज करते हैं। नए सीखने वाले भी वे अभ्यास पर अधिक समय देने की सलाह देते हैं। इसी तरह आपने खिलाड़ियों को भी देखा होगा कि वे प्रतिदिन कई घंटे का समय अपने खेल के अभ्यास पर खर्च करते हैं। आपने समाचारों में भी देखा सुना होगा कि किसी भी मैच में पहले पूरी टीम एक बार अभ्यास करती है। आपको शायद यह भी पता हो कि वकील और डॉक्टर तो अपने पूरे के पूरे काम को ही प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं। आइए इस दोहे में भाव को समझने के पहले कुछ और बातें जान लें। इस दोहे में कवि ने कहा है कि अभ्यास करते करते यानी निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। कवि ने मूर्ख के लिए जड़मति शब्द का प्रयोग किया गया है। जड़ का एक तो आम अर्थ है किसी भी पेड़ पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के भीतर होता है और जिसे द्वारा उसे खाद पानी मिलते हैं। आप जड़ और चेतन पदार्थ के इस दो भेदों के बारे में जानते हैं। जड़ वे पदार्थ जिसके अंदर जीवन में अंत नहीं होते, साधारणतः जिसमें खुद बढ़ने और हिलने डुलने की क्षमता नहीं होती। चेतन वे पदार्थ जिसमें जीवन के तत्व होते हैं, जिसमें बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति होती है। तो जड़ का अर्थ ठहरा हुआ, रुका हुआ, धड़कन रहित, बेजान मति बुद्धित को कहते हैं। अंत जड़मति का अर्थ हुआ जिसके बुद्धि का विकास न हुआ हो या जो मूर्ख हो। आम भाषा में इसके लिए घट दिमाग का भी प्रयोग किया है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। सुजान भी आप जानते ही हैं, चतुर, बुद्धिमान, विद्वान। चलिए अब आपको हम थोड़ा पहले से समय तक ले चलते हैं। आपने कुएं देखा है? हाँ ठीक है, आज इसका बहुत कम प्रयोग होता है, पर पहले पानी की जरूरत को कुएं ही पूरा करता था। एक बाल्टी या घड़ा लिया उसमें रस्सी बांधी और कुएं में लटका कर डील देने गए। तल तक पहुंचने पर 2-3 बार रस्सी को ऊपर नीचे झटकाया दिया। बाल्टी में पानी भर गया। अब उसे ऊपर खींच लिया। आपने ऐसा करके या ऐसा होते हुए देखा है? कभी देखा है? वह तो नहीं जिसमें रस्सी के नीचे ऊपर जाने आने के लिए गिरनी लगती होती है। गिरनी तो बाद में लगने लगती है, उससे पहले कुएं के चारों तरफ पत्थर का फर्श बना होता था। उस रस्सी के इसी पत्थर पर रगड़ खाने से पत्थर पर उसके हिस्से में गड़ा ही गठ बन जाती थी। पत्थर के इस संस्कृति शब्द शिला है, जिसके हिंदी में शील शब्द बना है। अब इस दोहे में भाव और संदेश को हम आसानी से समझ सकते हैं। कवि कहता है
कि नियंत्रण अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर उसका नियंत्रण बन जाता है, इसीलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना जरूरी होता है। टिप्पणी: जड़मति से सुजान बनने की प्रक्रिया के लिए दैनिक व्यवहार के उदाहरण सील पर परत निशान का प्रयोग किया गया है, इसीलिए दृष्ट अलंकार है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि लिखने वाले भाषा से बोलने वाली भाषा में अंतर होता है? जी हाँ, लिखने वाली भाषा अक्सर वह होती है जो पूरे भाषा क्षेत्र में एक जैसी होती है, इसे मानक भाषा कहते हैं। लेकिन बोली जाने वाली भाषा में दो रूप साथ साथ मिलते हैं, एक मानक रूप से और दूसरे क्षेत्रीय या स्थानीय रूप। मानक रूप हर जगह एक जैसा बोला जाता है, स्थानीय रूप अलग अलग होते हैं, जैसे कलप तियाई हिंदी, बबैया हिंदी आदि। इस स्थानीय रूपों के साथ ही उसी भाषा क्षेत्र की उपभाषाएं होती है, जैसे अवधी, ब्रिज, भोजपुरी, मैथिली आदि। हर क्षेत्र में उपभाषा के उच्चारण का तरीका और बोलने का लहजा भी अलग अलग होता है। इसी दोहे में रस्सी ऐसा ही शब्द है, मानक भाषा में शब्द ही रस्सी, इसी रस्सी से ब्रज के रसीली बोला जाता है। दोहे की भाषा ब्रिज है। इस दोहे के अर्थ को जानने की द्रव्य में हमने मानक भाषा और उपभाषा में अंतर समझा है। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटते हैं। इस वर्गों में शामिल उपभाषाओं के नाम इस प्रकार है: पश्चिमी हिंदी वर्ग, खंडी बोली, हरियाणी ब्रिज, ब्रदीली और कन्नेजी। पूर्वी हिंदी वर्ग, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बंगेली। बिहारी वर्ग, भोजपुरी, महीनी और मैथिली। मैथिली को अब संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वतंत्र भारत का दर्जा प्राप्त है। राजस्थानी वर्ग, मेवाती, रायपुरी, मालवी और मारवाड़ी। पहाड़ी वर्ग, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि। दोहा 8वां। आइए कवि वृंद का अगला दोहा फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। इस दोहे में एक शब्द आया है आरसी। आरसी किसे कहते हैं पता है? आरसी का अर्थ है शीशा या आईना। आरसी एक आभूषण का भी नाम है जिसे क्षत्रिय अंगूठी में पहना सकती थी। इसमें एक शीशा आईना लगा होता था। अपने साज श्रृंगार के लिए और अपने चेहरे को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। निर्मल यानी साफ सुथरी आरसी वास्तविक में रूप, रंग या साज श्रृंगार के अच्छे या बुरे होने को प्रकट कर देती है। आप शीशा देखते हैं, क्या करता है वह? यही न कि जो जैसा है, अच्छा या बुरा, उसे प्रतिबिंबित कर देता है, बता देता है। तब इस दोहे का अर्थ हुआ कि आदमी ने नियन यानी उसकी आंखें उसके हृदय में विद्यमान हित या अहित के भाव को पूरी तरह व्यक्तिगत कर देती हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ आरसी भले या बुरी रूप रंग को व्यस्त कर देती है। अर्थ यह है कि आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। प्रेम करने वाले की आंखों में चमक होती है, क्रोध हो तो आंखें लाल हो जाती है, अगर शौक है तो आंसू उमड़ आते हैं। अवहरण आंखों की व्यक्तिगत के मन में भाव को ठीक ठीक प्रकट करती है। बिहारी भी लिखते हैं, झूठे जानना संग्रह मूर्ख सो नीर से बैन, याही ते विधि ने किए बातन को बेनैन। मुंह से निकले हुए वचन तो झूठे हो जाते हैं, क्योंकि मुंह से कोई भी चीज निकलती वह झूठी हो ही जाती है। इस वचनों
को झूठे जानकर ही कवि ने कहा है कि सच्ची बात तो आंखें ही कर सकती है, इसीलिए सच को व्यक्तिगत करने के लिए ही भगवान ने ये नयन दिए हैं। कवि इस दोहे में बताना चाहता है कि आंखें मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट कर देती है। हम उन्हें देखकर समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे प्रति कैसा भाव रखता है। टिप्पणी: नयन शब्द संस्कृति के नियम से बना है। यह तद्भव रूप से हित और अहित से अहित भी ऐसे ही प्रयोग है। दृष्टता अलंकार। पाठ्य प्रश्न: सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास करने का अर्थ होता है क. किसी काम को जल्दी करने लगना, ख. कार्य कारण संबंध सीख जाना, या घ. निरंतर कार्य करके उसमें कुशलता पाना, या घ. बहस करके सीख जाना। तो इसका राइट आंसर है ग. निरंतर कार्य करके उसे अनुकूल पाना। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा: हिंदी की किस उपभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है? क. ब्रिज, ख. भोजपुरी, ग. मैथिली, या घ. कुमाऊनी। तो इसका राइट आंसर है ग. मैथिली। ठीक है। दोहा छंद का परिचय। आपको कुछ दोहे याद है ना? आप यह जानते हैं कि पहले कविता लिखने के लिए कवि छंदों का प्रयोग करते थे। आप भी करते हैं। छंद या तो मात्राओं या वर्गों पर आधारित होता था और नियंत्रण मात्राओं को या वर्गों के बाद उसमें यति, गठराव या विराम और तुर्क या पालन किया जाता था। हिंदी में अधिकशील मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहा भी एक मात्रिक छंद है। मात्रिक का अर्थ है उच्चारण में लिया गया समय। उच्चारण समय के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ इकाइयां होती है। ह्रस्व को लघु भी कहते हैं और इसकी एक मात्रा गिनने है तथा इसके लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छेद को गुरु भी कहते हैं और इसकी 2 मात्राएं गिनने है तथा उसके लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी हाशिक पर दिए गए चार्ट में आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम मात्राएं गिनना सीखें। हिंदी में अ, ई और उ ह्रस्व श्रव्य है। शेष सभी यानी आ, ई, उ, ए या ए, ओ दृष्ट श्रव्य है। इसीलिए जहाँ अ, ई, उ अथवा उसकी मात्राओं वाले व्यंजन क, की या कु आदि होंगे वहाँ श्रव्य अर्थात एक मात्रा होगी। जहाँ आ, ई, उ, ए, ओ अर्थात इसकी मात्राओं वाले व्यंजन का, की, कु, के, को आदि होंगे वहाँ दृष्ट अर्थात 2 मात्रा होगी। इसके अलावा संयुक्त व्यंजनों से पूर्व हृदय लघु भी दर्श हो जाते हैं। जैसे अभ्यास के अ की 2 मात्राएं होगी। इसी श्रृंग पंक्ति वाक्य में क्रम र या प और व भी गुरु होंगे। अब इस दोहे पर गौर कीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे इसी के ऊपर दिए गए हुए वो चिन्ह, तो इसको हमें ध्यान रखना और ये एग्जाम में आते भी है इससे क्वेश्चंस। आपने देखा कि इस दोहे में 2 पंक्तियां और 4 चरण हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अर्थात 13, 11, 13, 11 मात्राओं वाले 4 चरण हैं। हम दोहे का वाचक करते समय भी इसी हिसाब से घटनावाद देते हैं। पहले 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11 मात्राएं। यह दोहे को पढ़े जाने का तरीका है। दोहे के दूसरे और छठों चरण से अंतिम 2 वर्गों क्रम गुरु और लघु होते हैं। जैसे इस दोहे में खजूर और दूर के अंत में वर्ग जू और दू
गुरु है तथा र लघु। जिस तरीके से ये 8 दोहे दिए गए, इसको मैंने आपको ठीक तरीके से समझा दिया है, ठीक है। अब उसको इसी तरीके से इसके क्वेश्चन के आंसर भी इसी के अंदर है, तो आपको उसको ध्यान से देखकर फिर इसको याद करके लिखना है, ठीक है। इतना मुश्किल भी नहीं है, इसमें से 2-3 दोहे आ भी सकते हैं आपके क्वेश्चन में, और आते भी है, एक या दो क्वेश्चन इसके आते भी हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देकर इसको लिखना है। क्रियाकलाप, इसको आपको नोटबुक में नोट करना है, और उसमें जो इस तरीके से दिया गया है उसको आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा दोहा छंद को पहचानना सीखेंगे, ठीक है। इसमें से कौन सा छंद दोहा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको नोटबुक में नोट करके आपको खुद को पहचानना है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि इस दोहे में आपने क्या सीखा। तो इसमें मनुष्य की पहचान उसके कुल, वर्ग और जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और उसके व्यवहार से होती है। उसी तरीके से आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब देख लेते हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें से आप आई थिंक ये पहला वाला याद कर लेना, क्योंकि कुछ दोहे आते हैं पेपर में, तो आपको इसको याद करना है। तो पहला वाला, एक दूसरा, और एक ये 5वां, और एक छठा, और एक 7वां, ये सब याद कर लेना।